नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकतंत्र में। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता को लेकर केंद्र सरकार की ओर से एक नया बिल लाया गया है। गुरुवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2024 को कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने पेश किया। जैसे ही ये बिल सदन के पटल पर रखा गया, कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, समाजवादी पार्टी समेत प्रमुख विपक्षी दलों ने विधेयक का विरोध शुरू कर दिया। तो वहीं एनडीए में शामिल जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी ने बिल का सपोर्ट किया है। विपक्ष से समर्थन की गुहार लगाते हुए रिजिजू ने कहा कि इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों की दुआ आपको मिलेगी। चंद लोगों ने पूरे वक्फ बोर्ड को कब्जा कर रखा है और आम मुस्लिम लोगों को जो न्याय इंसाफ नहीं मिला उसे सही करने के लिए ही यह बिल लाया गया है। यह इतिहास में दर्ज होगा कि इस बिल का कौन कौन समर्थन किया और किसने किसने इसका विरोध किया है। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस को भी निशाने पर लिया और कहा कि उनको तो इस बिल का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि इसमें कई संशोधनों की सिफारिश कांग्रेस की सरकार के दौरान की गई थी। किरेन रिजिजू ने कहा कि हम भागने वाले नहीं हैं। उन्होंने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इस बिल को यहां से पास कर दीजिए, इसके बाद इसमें जो भी स्क्रूटनी करनी हो हम तैयार हैं। यह बिल आप जेपीसी बनाकर उसे भेज दीजिए, हर दल के सदस्य उस कमेटी में हों, जो भी स्क्रूटनी करना चाहें हम तैयार हैं। इसके बाद किरेन रिजिजू ने कहा कि हम प्रस्ताव करते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को यह बिल भेज दिया जाए। और वहीं समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने बिल का विरोध करते हुए लोकसभा में कहा, यह बिल बहुत ही सोची समझी राजनीति और रणनीति के तहत पेश हो रहा है। जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की प्रक्रिया है तो उसे नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? अन्य धार्मिक मसले में कोई गैर बिरादरी का नहीं आता है तो फिर वक्फ बोर्ड में किसी गैर मुस्लिम को शामिल करने का क्या औचित्य है? अखिलेश यादव ने स्पीकर से आगे कहा, सच्चाई यह है कि बीजेपी हमेशा अपने हताश निराश चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए यह बिल लाने का काम करती है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने नियम 72 सब क्लॉज 2 के तहत बिल पेश किए जाने का विरोध करते हुए कहा कि यह संविधान की मूल भावना पर हमला है। यह बिल हिंदू मुसलमान में भेदभाव करता है। वक्फ प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। यह सरकार दरगाह और अन्य संपत्तियां लेना चाहती है। आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं। आप मुसलमानों के दुश्मन हैं। वहीं जेडीयू सांसद ललन सिंह ने बिल का समर्थन करते हुए कहा कि यह बिल मुसलमान विरोधी नहीं है। कोई भी संस्था जब निरंकुश होगी तो सरकार उस पर अंकुश लगाने के लिए पारदर्शिता के लिए कानून बनाएगी। यह उसका अधिकार है। Permission, I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. Sir, your permission, I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. Shri Venugopal. और आइए अब आपको सुनाते हैं कि विपक्ष ने इस बिल पर क्या कुछ कहा है। कि भाजपा अपने हताश निराश आप तो इस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। गवर्नमेंट कह रही है कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और जकिया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल। We are Hindu, sir. We are a believer, but we same time we are respecting the faith of other religions also. That is the basic principle. You want this bill is specialized for Maharashtra Haryana election. This bill is specialized, but you don't understand that. Last time people of India clearly taught a lesson to you. This type of divisive politics, India people will not going to buy now. Now again you are trying to experiment that bill. Sir, again this is an attack on federal system also.
This is a clear attack on federal system also. ये सीधा सीधा ये कानून धर्म से और आस्था से जुड़ा हुआ है और इसलिए इसको लेकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वक्फ वो इस्लाम के लोग जो उसको मानते हैं, जिनके दिल में करुणा है, जो समाज के प्रति कर्तव्यबद्ध है, वो इस रास्ते को अपनाते हैं और इसीलिए उनके प्रति हमें संवेदनशील होनी चाहिए। यहाँ पर अपनी ताकत का अहंकार नहीं आजमाना है। Okay. हमें हर धर्म में ये प्रावधान है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो और चाहे ईसाई हो। That we did not find about this bill from the parliament. We found out about this bill from the media. So is this the new way of this government working? कि पहले मीडिया को बताएंगे फिर पार्लियामेंट होगा, तो हम पढ़ के पार्लियामेंट पहले मीडिया में बताएंगे पहले। How? What is this new work of starting, sir? So you are insulting the parliament as a system and a democracy which we are also proud of. So our parliament has been undermined here. So you think we have no problem if you are leaking things to media? But don't do selectively. This office, this is a temple of democracy. We take our job very seriously. और 26 में आर्टिकल 26 का वायोलेशन है। 4 धाम में ये लिखा हुआ वाज़े तौर पर कि सिर्फ हिंदू होगा। बिहार उड़ीसा में भी यही लिखा हुआ है। पंजाब हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में सिर्फ सिख होगा ओनली, और ये उनका अधिकार है जिसको माना गया है। लेकिन मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को जिन्होंने अपनी अपनी बातें कही, आज सदन के पटल पर यह बिल पेश किया गया था, लेकिन इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया है और अब यह देखना होगा कि इस पर कब तक मंथन होगा। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में तमाम दलों के सदस्य होंगे, वे अपनी अपनी आपत्तियां दर्ज करवाएंगे और उसके बाद इस बिल का क्या हश्र होता है ये तो वक्त ही बताएगा। तमाम गतिरोध के बाद यह बिल आखिरकार ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस से प्रवक्ता शान खान साहब जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका रुख करेंगे, हमारे साथ अन्य गेस्ट भी कुछ ही समय में जुड़ेंगे। शान खान साहब, जिस तरह से आप लोग इस बिल को लेकर गतिरोध कर रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आपको परेशान कर रही है? इसमें किसी भी संशोधन को आप नहीं करवाना चाहते, बिल्कुल पॉइंटेड बात कीजिए सर, किस चीज से तकलीफ है? देखिए कुणाल भाई, वक्फ संशोधन विधेयक जो है वो पूर्णतः संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। ये विधेयक और इस कानून में संशोधन केवल इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि भाजपा की सरकार ने बड़े बड़े भूमाफियाओं और बिल्डरों के साथ सौदेबाजी कर ली है। ये वक्फ विधेयक के माध्यम से कानूनों को कमजोर कर कर जमीन को लूटने का एक आयोजन है। आप सोचिए, क्या इस देश में कोई ऐसा कानून है कि मंदिरों के प्रबंधन कमेटी में या गुरुद्वारों के प्रबंधन कमेटी में गैर हिंदू या गैर सिख अनिवार्य रूप से सदस्य हो? क्या कोई ऐसा कानून भारत सरकार ने बनाया है? तो वक्फ जिसका काम होता है मुसलमानों की मस्जिदों, दरगाहों, कब्रस्तानों जैसे धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन करना, उसमें जबरन गैर मुस्लिमों को सदस्य बनाने का प्रावधान ये भाजपा की सरकार क्यों कर रही है? क्योंकि इनको देश में नफरत फैलानी है, वैमनस्य फैलाना है और ध्रुवीकरण। कहीं भाजपा चंद भूमाफियाओं के हाथ की कठपुतली बन चुकी है और उसी कड़ी में ये केवल वक्फ संशोधन विधेयक नहीं लाए हैं। आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो भाजपा की सरकार वहां पर भी नजूल कानून ला रही है जिसके माध्यम से गरीबों की भूमि लूटने का एक पूरा आयोजन किया गया है और इसको लेकर भाजपा ही विरोध के स्वर हैं। और आज जिस प्रकार से सदन से वक्फ संशोधन विधेयक को संयुक्त समिति को भेजा गया है, उससे स्पष्ट होता है कि एनडीए के अंदर फूट पड़ चुकी है। मोदी जी को और सरकार को ये पता चल गया था कि यदि इस पर मतदान होगा तो इनके अपने घटक दलों के सांसद
इसके खिलाफ मतदान करेंगे और ये विधेयक गिर जाएगा। इसीलिए इसको संयुक्त समिति को भेजा गया है। हम इसका स्वागत करते हैं। भी इस प्रकार के विवादित प्रावधान इसमें डाले गए हैं और बिल्डरों और भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने वाले प्रावधान, इनको दूर करने के बाद यदि ये विधेयक सदन में लाया जाता है। सर, लेकिन बीजेपी का भी अपना पक्ष है। वो कह रहे हैं कि ये जो वक्फ बिल में संशोधन किए जा रहे हैं, ये गरीब और कुचले हुए, दबे हुए, जो निचले स्तर पे बैठे हैं, उन मुस्लिमों को ऊपर उठाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ पूंजीपति मुस्लिमों में वो बड़े बड़े जमीन को हथिया करके बैठे हुए हैं। आखिर उन गरीब मुसलमानों को न्याय कब मिलेगा जो वक्फ बोर्ड की तरफ आस भरी निगाहों से देखते हैं? वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं, जो मस्जिदें हैं, जो मदरसे हैं, जो कब्रिस्तान है, क्या वो गरीबों को उपयोग में नहीं आ रही है? भाजपा ऐसी मूर्खतापूर्ण दलीलें करती है। सीधे सीधे भाजपा क्यों नहीं कहती कि उनको जमीनें लूटनी है, उनको अपने मालिक का बंगला बचाना है जो मुंबई में बना हुआ है, वक्फ की अनाथालय की भूमि को कब्जा कर अवैध तरीके से जो बंगला बनाया गया है उसको बचाना है। भाजपा ऐसा क्यों सीधा सीधा स्वीकार नहीं कर लेती है? तो आपको लगता है सीधे सीधे मुस्लिमों के हकमारी की यह योजना बनाई जा रही है, जिसे आप बतौर विपक्ष? केवल मुसलमानों की नहीं, उत्तर प्रदेश में जो नजूल कानून आ रहा है उसमें सारे समुदाय के गरीबों की भूमि को हड़पने का जो आयोजन किया गया है भाजपा कर रही है, और हम इस भाजपा के इस कुचेष्टा को, इस आयोजन को कभी भी सफल नहीं होने देंगे। ठीक है, हमारे साथ अशोक कुमार तिवारी भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, आपके सहयोगी हैं खान साहब। अब उनका भी रुख कर लेते हैं, देखते हैं उनको क्या कुछ कहना है। तिवारी साहब, आपके प्रमुख तो साफ तौर पर मुखर होकर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो जनता वाला सेगमेंट है, जो नेम है, उसको हटा के जमीन कर देना चाहिए। भाई बीजेपी तो जमीन हड़पने के पीछे पड़कर बैठी है और इसीलिए इन तमाम तरह के जो संशोधन लाए जा रहे हैं ताकि आम लोगों से उनका हक छीना जा सके। अशोक कुमार तिवारी साहब, आप इस पूरे संशोधन को कैसे देखते हैं और अब आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए कुणाल जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हतोत्साहित हो चुकी है। वो जब से उत्तर प्रदेश में हारी है समाजवादी पार्टी से, जब से वो 240 पर रुकी है आकर के, और उसका जो है मंशा पूरी नहीं हो पाई, उसको एनडीए की सरकार बनानी पड़ी, तब से उसका जो है मन बहुत गिर गया है और वो तरह तरह के हथकंडे अपना रही है जिससे कि अपने को कहीं खड़ा कर सके। और सच्चाई ये है, ऐसा संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है क्योंकि भारतवर्ष में सभी मिलजुल के रहते हैं, सब आपसी सद्भाव कायम है भारतवर्ष में, जिसको वो तोड़ नहीं सकती है। कुछ कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए वो ये बिल लाई है, और सच्चाई ये है कि जमीन हड़पने के लिए लाई है। जिस तरह से उसका पेट नहीं भर रहा है रक्षा, अभी आप अयोध्या में देख रहे हैं कि डिफेंस की जमीन को किस तरह दिया गया है, और जो है रेल की जमीनों को दिया जा रहा है, बेचा जा रहा है, डिफेंस की जमीनों को बेचा जा रहा है, नजूल की जमीनों पर भी निगाह रहती है और उस पर भी किया जा रहा है। अब वक्फ बोर्ड पर निगाह है इनकी, जमीन पर निगाह है। सबसे बड़ा मसला यह है कि जमीनों पर निगाह है इनकी, और जमीनों को ये बेचना चाहते हैं, अपने खास लोगों को पेश करना चाहते हैं। ये इनकी मंशा है, इनकी मंशा है। शशिकांत तिवारी साहब भी लगता है हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी अब कम से कम ओपनिंग स्टेटमेंट ले सकते हैं। तिवारी साहब, सुन पा रहे हैं क्या आप हमें? तिवारी साहब, आवाज आ रही है आपको? नहीं, अभी उन्हें हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। हाँ तिवारी जी, आप कुछ कह रहे थे, कंटिन्यू करिए। मैं कह रहा था भाई कि जमीन पर इनकी निगाह है, और इस तरह से जो है, जिस तरह से जमीनों को हड़पना चाहते हैं ये, इनका जो बुनियादी ढांचा है हमारे संविधान का, उसको ये हिलाना चाहते हैं, और उसमें जो है इस तरह से काम कर रहे हैं। जनता अब इनके इधर उधर की बातों में आने वाली नहीं है। इस बिल से इनको कोई फायदा नहीं होने वाला है, कोई भी इसको फायदा नहीं होगा। सवाल इस बात का है, इसको जो अभी समिति को सौंप दिया है इन्होंने, जेपीसी को सौंप दिया है, और ये दबाव में सौंपा है क्योंकि ये बिल पास ना हो पाता। हम सभी लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं, ठीक है, सदन में एक स्वर से विरोध करते हैं कि ऐसा बिल जो कि जन विरोधी बिल है और जमीन हड़पने का बिल है, एक तरह से वो पास ना हो। ठीक है, जो है
शान खान जी। साहब का भी रुख कर लेते हैं, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। शान खान साहब, बीजेपी का ये भी कहना है, अभी प्रवक्ता उनके जुड़ नहीं पा रहे हैं हमारे साथ कुछ तकनीकी कारणों से, लेकिन इसलिए जो उनका बात है उनकी पक्ष में आपको रख रहा हूं। उनका तो साफ तौर पर यह भी कहना है कि कांग्रेस को तो बीजेपी को शाबाशी देनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस भी कुछ संशोधन करने चाहती थी और वही सारे संशोधनों को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है, तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? सच्चर कमेटी बनी थी 2005 में, सच्चर कमेटी लागू क्यों नहीं हो पाई? सच्चर कमेटी के ही प्रावधानों को हम अमली जामा पहना रहे हैं, आखिर इसमें उनको दिक्कत क्या है? यदि गौर से सुनेंगे तो ये तो कांग्रेस के ही मन की बात है, ऐसा बीजेपी का कहना है। देखिए कुणाल भाई, भारत का संविधान सभी धर्मों को अपने धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन, संचालन और प्रशासन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करती है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि क्या हिंदुओं के मंदिरों में या सिखों के गुरुद्वारों में वहां की प्रबंधन समिति में कोई गैर सिख या गैर हिंदू अनिवार्य रूप से सदस्य बने, ऐसा कोई कानून है क्या? क्या भारत सरकार ऐसा कानून बनाने वाली है या बना चुकी है? नहीं बना रही है और ना बनाने वाली है। तो मुसलमानों के धार्मिक स्थलों और उनके संस्थानों के प्रबंधन की कमेटी में कोई गैर मुसलमान सदस्य अनिवार्य रूप से आए, ऐसा प्रावधान भाजपा क्यों करना चाहती है? शशिकांत तिवारी साहब क्यों करना चाहते हैं? आप शायद जुड़ गए हैं और आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, तो जरूर जवाब दीजिएगा। साफ तौर पर उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड जो है वो मुसलमानों की बनाई हुई एक संस्था है उनके हितों के लिए, आप उसमें गैर मुसलमान को लाकर हस्तक्षेप क्यों करना चाहते हैं? जवाब दीजिए। देखिए, हाँ, इनके बातों का सीधा जवाब मैं ये देना चाहता हूँ। इन्होंने वक्फ बोर्ड का कंपैरिजन मंदिर और गुरुद्वारा से किया, जो कि गलत है। मंदिर और गुरुद्वारा से मस्जिद का अगर कंपैरिजन करते हैं तो बात समझ में आती है। मस्जिद एक पूजा स्थल हो सकता है, वक्फ बोर्ड पूजा स्थल नहीं है, वो एक संस्था है। तो कोई भी संस्था देश में किसी नियम कानून से चलता है, वो जो उसके नियम कानून सभी संस्थाओं के सरकार तय करती है। मस्जिद में पूजा प्रबंधन कमेटी है, थोड़ा ज्ञान अर्जित कर लीजिए। सुन लीजिए ना खान साहब सुन लीजिए, खान साहब सुन लीजिए, फिर आप भी अपना जवाब रखिएगा उनके सामने। हाँ बोलिए। सुन लीजिए। देखिए, ये जो अभी किरण रिजिजू ने मंत्री ने पूरे सदन को ये बात बताई है कि देखिए, ये मुसलमानों के बेहतरी के लिए है। देश आजाद हुआ तो 1954 में पहला वक्फ बोर्ड का कानून आया, उसके बाद से 1995 में उसमें अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद 2013 में अमेंडमेंट हुआ। आज जो अमेंडमेंट आया है वो आम मुसलमान के हक का अमेंडमेंट है। आम मुसलमान जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके बेहतरी के लिए है। केवल चंद लोग किसी संस्था पे काबिज हो जाएं तो ये तो किसी भी धर्म के जात के लोगों के लिए ये अच्छी बात नहीं है। सरकार कभी भी सरकार ये चाहती है कि ट्रांसपेरेंट तरीके से मुसलमान में जो तबका वक्फ बोर्ड से लाभान्वित नहीं है वो भी लाभान्वित हो। सीधी सी बात है कि कोई भी संस्था का लाभ तो पूरे देश के मुसलमानों को मिलना चाहिए ना। हाँ, वक्फ बोर्ड का पूरा लाभ क्यों नहीं पूरे मुसलमानों को मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिल रहा है खान साहब? बताइए, आप जो इतना मुस्कुरा रहे हैं, किस गम को छुपा रहे हैं, बताइए। नहीं, मैं मूर्खता सुन के थोड़ी हंसी आ रही थी मुझे। अच्छा, कि इस देश की विडंबना देखिए। आप महामूर्ख होंगे, कैसे बताएंगे आप? कैसे मूर्खता परोसी जा रही है? अरे आप जैसे लोग मूर्ख होते हैं, मूर्खता बताइए। तिवारी साहब, तर्क सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। हाँ बोलिए। बौखलाइए, क्यों मूर्खता का प्रदर्शन कर रहे हैं आप अपने? हाँ, महामूर्ख है आप। अरे भाई, क्यों इतना बौखला गए आप? क्यों बौखला गए? हाँ बताइए खान साहब, ऐसी कौन सी उन्होंने बात कर दी जो आपको बेतुकी लगी और आप इतना मुस्कुराने लगे? बताइए। जी, कुणाल भाई, इन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के जो अधिनियम है उसका संशोधन ये इसलिए करना चाहते क्योंकि ये देश के गरीब और पिछड़े तबके के जो मुसलमान है उनका लाभ कराना चाहते हैं। चलिए मान लेते हैं कि इनकी नीयत यही होगी, मान लेते हैं। तो मैं इनको बताना चाहता हूं, पहले तो वक्फ बोर्ड जो है वो देश के मुसलमानों के तमाम धार्मिक स्थल जो होते हैं, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे कब्रिस्तान हो, चाहे वो दरगाह हो, उनकी एक प्रबंधन कमेटी है जिसका नाम वक्फ बोर्ड है। तो जो देश में कब्रिस्तान है, जो दरगाह है, जो मस्जिदें हैं, वो सबके उपयोग में है, अमीर के भी उपयोग में है और गरीब के भी उपयोग में है। इसीलिए ये जो मूर्खतापूर्ण तर्क है वो देना बंद कर दीजिए। अब दूसरी बात कि ये कह रहे हैं कि हम
आम मुसलमानों का, गरीब मुसलमानों का भला करना चाहते हैं, तो क्या एक गरीब मुसलमान का, आम मुसलमान का भला कभी होगा जब उसकी प्रबंधन कमेटी में कोई गैर मुसलमान सदस्य बनेगा? उसके बिना नहीं हो सकता क्या? कल को यदि दलितों का उत्थान करना हो और हिंदू समाज के पिछड़े समुदाय का उत्थान करना हो, आदिवासियों का उत्थान करना हो, तो क्या राम मंदिर की जो प्रबंधन कमेटी है, जो ट्रस्ट है, उसमें आप गैर हिंदू को ट्रस्टी बनाएंगे तभी उनका उत्थान होगा? बताइए आप मुझे। बताइए तिवारी साहब, बताइए। हाँ बिल्कुल, सुनिए, उदाहरण सुनिए। इस देश में हमारे हिंदुओं के सबसे बड़ा धार्मिक प्रयागराज में महाकुंभ लगता है, उससे बड़ा कुंभ दुनिया में कहीं नहीं लगता है। ठीक है। उसका प्रबंधन देख रहे थे आजम खान साहब, जब वो उत्तर प्रदेश में नगरीय विकास मंत्री होते थे, तो उसके प्रभारी कौन बनाए गए? आजम खान साहब। आज अगर कोई अल्पसंख्यक मंत्री हिंदू बनता है तो भी अल्पसंख्यकों के हित का ही काम करता है। हज कमेटी में अगर कोई हिंदू भी रहेगा मेंबर, तो हज की ही बेहतरी की बात करेगा। और वक्फ बोर्ड में भी आप राम मंदिर ट्रस्ट में गैर हिंदू को सदस्य बनाने का प्रावधान करेंगे? टाइम बोलिएगा, मैं आपका टाइम नहीं बोलूंगा। अच्छा ठीक है खान साहब, आप राम मंदिर ट्रस्ट में गैर हिंदू को सदस्य बनाने का प्रावधान करेंगे? कोई कानून ला रहे हैं क्या? बताइए आप मुझे। हाँ सुनिए, नहीं आप बताइए ना। वक्फ बोर्ड में, हाँ बता रहे हैं, अब आप जवाब सुनिए। वक्फ बोर्ड में जब पूरे देश को ये एहसास है कि वक्फ बोर्ड में चुनिंदे लोग जो उसका मजा ले रहे हैं, जो उसका कुप्रबंधन किए हुए हैं, उससे मुसलमान भी आहत है, मुसलमानों की भी मांग है। इलियासी साहब ने समझाया है पहले कि भाई इलियासी साहब ने कहा है कि प्रबंधन करने के लिए कानून आना चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड को मुसलमानों ने बताइए आप मुझे। सर खान साहब लेकिन एक बात तो वाजिब है, एक नेता है मुख्तार अब्बास नकवी साहब, है तो वो भी मुसलमान, लेकिन वो बीजेपी की लाइन पे आप कहेंगे बात करते हैं, तो क्या मुसलमान वाले अधिकारों को उनको चोट नहीं लगती होगी जब वक्फ में हो रहे संशोधन के वो इतने करीब रहते हैं? वो बोलते हैं कि इससे तो गरीब मुस्लिम महिलाएं इसकी सदस्य क्यों नहीं है? आखिर महिलाओं को क्या तकलीफ है या आपको क्या तकलीफ है कि आप उसमें उन्हें सदस्य नहीं बनाते हैं? है तो सर मुख्तार अब्बास नकवी को तो आप मुसलमान मानते हैं ना? नहीं, मैं उनको मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो उनको प्रमाण पत्र बांटूं। मुझे अधिकार भी नहीं है कि मैं किसको प्रमाण पत्र बांटूं कि कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन पारसी है, कौन जैन है। ठीक है। पर जो भाजपा का नेता है उसकी तो मजबूरी है कि उसको भाजपा की लाइन बोलनी पड़ेगी। अच्छा। तो उस पर बहस करने का कुछ कोई विकल्प ही नहीं बचता कि आप उस पर बहस करोगे। मतलब अंदर ही अंदर वो भी नकवी साहब भी गमगीन है। ठीक है, अशोक कुमार तिवारी साहब, नकवी साहब भी गमगीन है। बीजेपी ने अपने मुस्लिम लीडर्स को भी गम में झोंक रखा है, ऐसा खान साहब का मानना है। आप कैसे देखते हैं? आप तो खैर समाजवादी पार्टी पीडीए और अब ब्राह्मणों को आप इतना तरजीह भी दे रहे हैं। माता प्रसाद पांडे उदाहरण है, बताइए। जी देखिए, हम अच्छी तरह समझते हैं भाजपा का दर्द। अच्छा। भाजपा बहुत दर्द में है। भाजपा को अब उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है। वो यही चाहती है किसी तरह से कुछ तर्ज ऐसा बनाया जाए जिससे 10 उपचुनाव उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में होने हैं, तो उसमें इधर उधर की बातें करके वक्फ बोर्ड ला करके कुछ उसमें कुछ कटौती करके अधिकारों में कुछ ऐसा करके दिखाना चाहती है। एक तो ये है, एक पक्ष ये है इसका, और दिखा करके कुछ कट्टरपंथियों को अपने साथ लेना चाहती है, इस तरह से करना चाहती है। तो एक तो ये उसका है जो कि मंसूबा फेल हो गया है, मंसूबा पूरा होने वाला नहीं है। पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश मुद्दों पर खड़ा है इस समय, महंगाई पर खड़ा है। पूरा उत्तर प्रदेश बेरोजगारी दूर करना चाहता है। पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश किसानों की हित चाहता है। महिलाएं महंगाई की मार से छुट्टी चाहती हैं। सवाल इस बात का है कि पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश, ब्राह्मण हो चाहे दलित हो, दोनों एक साथ हैं इस समय। दलितों के नेता हैं आज माता साहब पांडे, जिनका आपने नाम लिया, वो दलितों के नेता हैं, पिछड़ों के नेता हैं, समाजवादी आंदोलनों के प्रोधा है एक तरह से, और हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनको सम्मान दिया है भाजपा के सामने खड़ा किया है उनको आज समाजवादी पार्टी ने, और जो है नेता प्रतिपक्ष बनाया है। सच्चाई ये है कि आज सर्वजन समाज हमारे साथ है, तभी इतनी सीटें हम उत्तर प्रदेश जीते हैं, और इसीलिए पेट में दर्द है इनके। ये कुछ न कुछ हथकंडे चाहते हैं करना। हथकंडों के तहत ये बिल लेकर के आए हैं
ये इस बिल से इनका कोई मंसूबा पूरा होने वाला नहीं, ये बिल पास भी नहीं हो पाएगा। शशिकांत तिवारी साहब, आपकी भी ऐसी क्या मजबूरी है? नजूल विधेयक लाते हैं, मामला पलट जाता है, आप फिर उसके बाद डैमेज कंट्रोल करते हैं, अब फिर आप एक संशोधन लाए वक्फ बोर्ड में बिल में, उसको भी आपने जेपीसी में भेज दिया। यदि पास कराना है तो पास कराइए, यदि उसको रोल बैक करना है तो उसको पेश ही मत कीजिए। क्या मजबूरी रह जाती है? आप मैसेज देना चाहते हैं क्या कि अच्छा तो हम काम करना चाह रहे हैं लेकिन विपक्ष हमें करने नहीं दे रहा? नहीं, देखिए, विपक्ष छोटी छोटी बातों पे जिस तरह देश को उलझाने की कोशिश करता है तो वो एक चिंता का विषय है। मैं दो उदाहरण कुणाल जी देना चाहता हूँ, जो हमारे दोनों वक्ता भी उसका हम चाहेंगे कि जवाब देंगे। देखिए, एक अमेंडमेंट है कि जो जहां हमारा वक्फ बोर्ड है, जहां उसका मुतवल्ली नियुक्त हो जाता है, ठीक है, तो वक्फ बोर्ड की जमीनों का वक्फ बोर्ड का के ही उपयोग में लाया जाए, जबकि कई जगह ऐसी है कि वहां दुकान बना दिया, मार्केट बना दिया और मुतवल्ली उसको अपने जेब में पैसा लेते हैं। तो अगर इसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाए तो इसमें क्या बुराई है? नंबर 1, क्योंकि वो पैसा मार्केट का जो मार्केट वो बना दे रहे हैं उसका पैसा मुतवल्ली लेता है, वक्फ बोर्ड को नहीं मिलता है। एक बात, इसका जवाब ये दोनों जने देते हैं। दूसरी बात कि एक अमेंडमेंट आ रहा है कि जो विवादास्पद जमीनें लोग दान करते हैं वक्फ बोर्ड में, तो वो विवाद को पहले सुलझा लिया जाए, तब वक्फ बोर्ड में उसको लिया जाए, क्योंकि वक्फ बोर्ड के खाते में पूरा विवाद आ जाता है और वक्फ बोर्ड मुकदमा लड़ते लड़ते वो सालों बीत जाता है और उसमें वक्फ बोर्ड का बेहतरी नहीं हो पाता है। वक्फ बोर्ड को वो जो दान में मिलती है विवाद वाली जमीनें, तो वो वक्फ बोर्ड के लिए एक सिद्दत होता है। ये दोनों बात बेहतरी के लिए वक्फ बोर्ड के, अब ये दोनों नेता बता दें, दोनों प्रवक्ता हमारे छोटे छोटे दें पॉइंट हैं। खान साहब से शुरुआत करते हैं, 30 सेकंड है खान साहब, जल्दी से बता दीजिए। देखिए कुणाल भाई, भाजपा प्रवक्ता के जितने भी तर्क हैं वो इतने कुतर्की हैं कि उसका कोई उत्तर ही नहीं हो सकता। पहली बात तो ये बोल रहे हैं कि कोई वक्फ बोर्ड का पदाधिकारी उस जमीन का दुरुपयोग कर लेता है, अपनी जेबें भरता है। भैया, यदि ऐसा कोई करता है तो वो जेल जाएगा और जेल जाना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी संस्था हो, जिस संस्था का उद्देश्य होता है सार्वजनिक हित में काम करना, यदि उसका कोई पदाधिकारी भ्रष्ट है और उस संस्था की संपत्ति का उपयोग, बोल रहे हैं जेल जाने का नियम आना चाहिए ना, आप तो कोई ट्रिब्यूनल भी नहीं रखते है, इनको ज्ञान नहीं है। नहीं, इनको ज्ञान, दरअसल ज्ञान का अभाव है, पढ़ते लिखते तो है नहीं भाजपाई, इनको ज्ञान का अभाव है। उसके लिए कानून है। यदि कोई भी व्यक्ति अपने पद पर बैठ के उसका दुरुपयोग करता है, किसी संस्थान के संपत्ति का दुरुपयोग करके अपनी जेबें भरता है, तो उसके लिए कानून है। उसके लिए नया कानून लाने की आवश्यकता नहीं है। भाजपा के लोग को थोड़ा अभ्यास कर लेना चाहिए पहले। ठीक है, तिवारी साहब आप भी 30 सेकंड लीजिए और कुछ बयां कीजिए जिससे उनको कम से कम सॉल्यूशन तो मिले कि आप इतना प्रतिरोध क्यों कर रहे हैं। देखिए, दान की जमीन की बात कर रहे थे। दान की जमीन में कोई विवाद है तो वो वक्फ बोर्ड उसको आसानी से निपटाता है और उसमें जो कुछ भी करता है वो उसका विषय है, उसका पर्सनल विषय है वक्फ बोर्ड का, ये कोई मैटर नहीं है। सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी जमीन हड़पने का प्रयास कर रही है, जमीनों को बेचने का प्रयास कर रही है, जमीन का कारोबार कर रही है। रक्षा मंत्रालय से अभी डिफेंस की जमीन, बहुत बड़ी जमीन जो है उत्तर प्रदेश में अयोध्या में दे दी गई कुछ लोगों को। सवाल इस बात का है, अपने मन मुताबिक जमीन देती है लोगों को, जमीनों में पैसा बनाती है और ये जमीन का कारोबार कर रही है। एक तरह से रियल एस्टेट एजेंसी की तरह काम कर रही है भाजपा। और सवाल इस बात का है, इसीलिए हम काम कहते हैं कि इसको भारतीय जमीन पार्टी हो जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नाम बदल करके भारतीय जमीन पार्टी कर देना चाहिए इनको। सर, जमीन से इतना लगाव क्यों है शशिकांत तिवारी साहब? जमीन से इतना लगाव क्या क्यों है? नजूल में भी जमीन, वक्फ बोर्ड में भी जमीन। आपने देखा, मेरे दोनों सवालों का जवाब दोनों प्रवक्ताओं ने नहीं दिया। ये लोग दो भाग गए। जेल कौन भेजता है? वक्फ बोर्ड। सुनिए, वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल जेल नहीं भेजता है, मजिस्ट्रेट जेल भेजता है और जेल भेजने के लिए मजिस्ट्रेट और शासन के अधीन आना चाहिए। वक्फ बोर्ड के आज तक किसी को भेजा है जेल? उनका जवाब दे रहा हूँ खान साहब का। और तिवारी, अशोक तिवारी जी ने तो एकदम बात घुमा दी, अयोध्या पे चले गए, इन्होंने जवाब ही नहीं दिया कि कैसे बेहतरी वक्फ बोर्ड का होगा। ये दोनों जने को किसी बेहतरी से नहीं है। तो अब तो जेपीसी बन गई है ना सर, अब तो आप लोग वहां पर वाद विवाद करेंगे टेबल पे बैठ करके, कौन कितना बेहतर है, किसमें क्या होना चाहिए, उसके बाद कुछ निष्कर्ष निकलेगा या ठंडे बस्ते में चल जाएगा यह वक्फ बोर्ड संशोधन बिल भी? चलिए ठीक है,
अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कैसे इस पूरे घटनाक्रम की एक एक करके कड़ियां खुलती है। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त दिया और हमारे दर्शकों को अपने अपने नजरिए से अवगत कराया, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो यही बात सामने आई, आज संसद के पटल पर बिल तो पेश हो गया, लेकिन वो रेफर हो गया जेपीसी के लिए। अब वहां पर होगी माथापच्ची और फिर कब यह पिटारे से निकलेगा उसका इंतजार हम सबको रहेगा। इस विशेष पेशकश लोकतंत्र में इतना ही। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।